हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर का टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि आपके आने वाले एग्जाम को आपके लिए आसान कर दूं। तो आइए फटाफट से हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो क्या है। पहला जो प्रश्न है वो हमारे पास है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को, खुदाई में मिले अवशेषों को, पुरातत्व स्रोत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास क्या है। दूसरा है कि जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था। ब्रह्मी और ग्रीक, खरोष्टी और पाली, ब्रह्मी और खरोष्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का जो अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने ही निकाला था। तीसरा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया। 1820 के दशक में, 1830 के दशक में, 1840 के दशक में, या फिर 1850 के दशक में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1830 के दशक में। ठीक है, 1830 के दशक में ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जेम्स प्रिंसेप कौन था। चिकित्सक, मानचित्र, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर डैश लिखा था। देखिए इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, प्रियदर्शी लिखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार डैश सबसे प्रसिद्ध शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, डैश कहते हैं, डैश कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं। पांडुलिपि, ताम्रपत्र, अभिलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं अभिलेख। इसको जो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि प्राचीनतम अभिलेख डैश भाषा में लिखे थे। पाली, प्राकृत, संस्कृत, या फिर फारसी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। ऑप्शन इसका आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय, लोहे के बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास, उपरोक्त सभी के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि ओलीगार्की से क्या अभिप्राय है। ओलीगार्की से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखेंगे, एक व्यक्ति का शासन, समूह का शासन, निरंकुश शासन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समूह का शासन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि लगभग डैश से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। 2री शताब्दी ईसा, 3री शताब्दी ईसा, 4थी शताब्दी ईसा, या फिर 6ठी शताब्दी ईसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि 6ठी से 4थी शताब्दी बीसी में डैश सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ऑप्शन देखेंगे, कौशल, कुरु, पांचाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। अच्छी खेती की उपज, लोहे की खदान, हाथी की उपलब्धता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि आरंभ में मगध की राजधानी डैश थी, पाटलिपुत्र, राजगाह, आरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजगाह होगा, ठीक है, जिसे वर्तमान का हम राजगीर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था। आरामेइक और यूनानी, बी में है प्राकृतिक, सी में है संस्कृत, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी अरेमाइक और यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इजी प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कलिंग का संबंध किस राज्य से है। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या फिर हरियाणा। तो कलिंग का जो संबंध है वो है उड़ीसा से, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि इंडिका की रचना किसने की थी। अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग पर जो विजय प्राप्त किया है वो है अशोक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कि डेस पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ऑप्शन है ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है बिंदुसार, सी में है अशोक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अशोक होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या है। सोना, सोने का पहाड़, चांदी का पहाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोने का पहाड़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 के निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। पहला ऑप्शन है मगध और तक्षशिला, दूसरा है स्वर्णगिरी और उज्जैनी, तीसरा है तक्षशिला और उज्जैनी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तक्षशिला और उज्जैनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महामात अधिकारियों का क्या कार्य था। ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करना, दूसरा है सेना की गुप्तचरी करना, तीसरा है धर्म का प्रचार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्म का प्रचार था। महामात अधिकारियों का जो कार्य था वो धर्म का प्रचार था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है कि ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था। राजकीय भूभाग, अग्रहार, कृषि भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मणों को दान में दिया गया जो भूभाग है वो अग्रहार कहा जाता था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, क्या कहा जाता था, अग्रहार। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशियाई मूल के थे। चोल, पांड्य, शक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि शक, ठीक है। शक जो थे वो एशियाई मूल के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है कि कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे डेस की उपाधि धारण की। किस चीज़ की उपाधि धारण की। सम्राट, देवतुल्य, देवपुत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवपुत्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है कि गुप्त शासकों का इतिहास डेस की
सहायता से लिखा गया? ऑप्शन है पहला में साहित्य, दूसरा है सिक्कों, और तीसरा है अभिलेख, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? नागार्जुन, पाणिनि, अश्वघोष या फिर हरिसेन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदमन, अशोक या फिर बिंदुसार? तो सुदर्शन झील का जो मरम्मत कराने का कार्य जो किया था वो अशोक ने किया था। ठीक है, और स्थापित करने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? छोटे किसान, जमींदार, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पाली भाषा में गहपति का जो प्रयोग किया जाता था वो छोटे किसान और जमींदार दोनों के लिए किया जाता था, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि हर्षचरित्र किस भाषा में लिखी गई है? यूनानी, प्राकृत, संस्कृत या फिर पाली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि संस्कृत भाषा में हर्षचरित लिखी गई है। नेक्स्ट देखें कि हर्षचरित किसकी जीवनी है? विक्रमादित्य की, हर्षवर्धन की, समुद्रगुप्त की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, पाणिनि, अश्वघोष या फिर हरिसेन? तो हर्षचरित्र के जो लेखक है वो बाणभट्ट है। ठीक है, बाणभट्ट है। यहाँ से आप याद रखें कि हर्षचरित्र के जो लेखक है वो बाणभट्ट है, हर्षचरित जो जीवनी है वो हर्षवर्धन की है, और हर्षचरित जो लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 3 प्रश्न है इंपॉर्टेंट, यहाँ याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रभावी गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है विक्रमादित्य, और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है कि दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं? इसका आंसर भी लिखा हुआ है कि दानात्मक अभिलेख में धार्मिक को दिए हुए दान का विवरण होता है, यानी कि धर्म में धर्म के हिसाब से जो आप चीज़ जो दान देते हैं वो दानात्मक अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, पूरा विवरण रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका जमींदारों के संघ को, किसानों के संघ को, व्यापारियों के संघ को या फिर अधिकारियों के संघ को? तो श्रेणी जो कहा जाता था वो व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है क्या है? विदेशी यात्रा, किसानों के संघ को, और तीसरा है समुद्री यात्रा, और चौथा है अधिकारियों का कर। तो पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। ठीक है, याद रखेंगे आप, समुद्री यात्रा। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, फारसी लिपि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अशोक के अभिलेख में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या? क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है कि मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों का अध्ययन, धातु का अध्ययन, अभिलेख का अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा शास्त्र जो है वो सिक्कों का अध्ययन है। ठीक है, यहाँ से समझ में भी आ रहा है, मुद्रा शास्त्र यानी सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, मुद्रा का मतलब पैसा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है कि जेम्स प्रिंसेस ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला था? ठीक है, 1810 में, 1820 में, 1838 में या फिर 1858 में?
तो 1838 में निकाला था। पता है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था और 1838 में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का मतलब निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि कनिष्क डैश शासक था, कुषाण, शक, चोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क जो था वो कुषाण शासक था। ठीक है, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से विलोम करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 कि अभिलेख की साक्ष्य सीमा है। ए नंबर में ऑप्शन है धुंधले अक्षर, बी में है अभिलेख का टूट जाना, सी में है नष्ट हो जाना, डी में है उपरोक्त सभी। तो अभिलेख की जो साक्ष्य सीमा है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास कि मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ। 180 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 192 ईसा पूर्व, 197 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंत हुआ वो 185 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, 185 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हर्षवर्धन कौन थे। मगध के राजा, कर्नाटक के राजा, कन्नौज के राजा या फिर उपरोक्त सभी। तो हर्षवर्धन जो थे वो कन्नौज के राजा थे। ठीक है, कहाँ के, कन्नौज के राजा थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और सी में ऑप्शन है अशोक या डी में फिर है चाणक्य। तो धम्म की जो प्रचार शुरुआत की थी, धम्म का जो प्रचार शुरू किया था वो था अशोक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी। ऑप्शन है 1 समिति, 6 उप समिति, 2 समिति, 4 उप समिति, सी में है 3 समिति, 4 उप समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1 समिति और 6 उप समिति। ठीक है, 1 समिति और 6 उप समिति। नेक्स्ट हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 48 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि जातक कथा किससे संबंधित है। ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, बी में है महावीर, सी में है गुरु नानक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जातक कथा जो है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित था। ठीक है, ये तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। शकों ने, सातवाहन ने, ये सी में है कुषाण ने और डी में है गुप्त शासकों ने। ठीक है, तो भारत में जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया वो कुषाण ने, यानी कि कुषाण वंश के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, देश एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन बस जाता है, क्या कहलाता है। महाजनपद, जनपद, गण या फिर संघ। तो जिस जगह पे कोई जन बस जाता है उसे हम लोग जनपद कहते हैं। ठीक है, जनपद। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फिर क्या होगा कि इसी तरह का वीडियो फिर आपको लगातार मिलता रहे, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से ठीक प्रकार से हो जाए और ठीक प्रकार से आप सफलता की ओर अग्रसर भी हो जाएं। धन्यवाद।